नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने वर्ग सप्तम के दूसरे अध्याय दादी माँ, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, और शिव प्रसाद सिंह जी ने इस पाठ में बहुत ही रोचक तथ्यों को उजागर किया है। इस पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि दादी जो कि बहुत ही कमजोरी तो उनके शरीर में बहुत थी, पर सच यह था कि कठिनाई जब उनके सामने आती तो वह पल भर में दूर हो जाती थी। ऐसा माना जाता है कि पुराने व्यक्तियों के पास अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो आज के इंसानों की तरह, आज के नवयुग के इंसानों की तरह अधिक खुद को अकेला और बेबस नहीं पाते। इस पाठ में बताया गया है कि जब इनका मन कभी कभी अनमना सा, अर्थात लेखक का मन जब कभी कभी अनमना सा रहता था तो वह सोचा करते थे मन में कि मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना तो दे देते हैं, परंतु पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्राकृतिक अनुकूलता से घबराने वाले बतलाते। इस मीन्स आज के लोगों की तरह ही, जो आपके मुख पर आपकी बड़ाई करेंगे परंतु पीछे आपकी ही बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। और जिसे आज पाठ में नाम दिया गया है मजाक का, बुराई को मजाक में कहा गया है। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। इंसान हर एक समय सोचता है कि जो उसके जीवन में बीतता है, आता है या जाता है, वह उसे पुनः फिर याद नहीं करेगा। लेकिन पाठ नवम में एक पाठ है छाया मत छूना। तो छाया का मतलब है अतीत। इंसान चाहकर भी या ना चाहे भी जिस चीज़ को जितना भूलना चाहता है वह उसे उतना ही याद आता रहता है। कहता है कि लेखक कहते हैं, मुझे लगता है कि जैसे क्वाड़ के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के लोग चारों ओर पानी ही पानी हिलोड़ी ले रहे हैं। दूर के सिवान पर बहकर आए कुछ मोथा और साये की अधगली घासें, अर्थात गांव का दृश्य है जहाँ पे आप जानते हैं कि इस महीने में, क्वाड़ के महीने में, बहुत सारे जो है घास पतवार पानी में बहकर गांव में एक गांव से दूसरे गांव को चले जाते हैं। इस मौसम की चर्चा कर रहे हैं शिव प्रसाद सिंह जी। और शिव प्रसाद सिंह जी कहना चाहते हैं कि यह दादी माँ जो बहुत ही अजीबो गरीब प्रवृत्ति की प्राणी थी, उनके गांव का यह दृश्य था। रास्ते में कीचड़ सूख गए थे और गांव के लड़के किनारों पर झांक भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे थे। गांव का दृश्य जहां आज भी बच्चे छोटे छोटे जलकुंभों में या नदियों में, पोखरों में आपको नहाते और उछल कूद मस्ती करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। कहते अपने अपने मौसम में अपनी ही अपनी बात। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता कोई बात नहीं, आंगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले कोई बात नहीं, चैत के दिनों में लाए के साथ गुड़ ना मिले तो कोई दुख नहीं मिलती, परंतु क्वार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा मालूम होता है। गांव के बच्चे उस सरे हुए पानी में, जिसे हम लोग जलाशय कहते हैं, उस जलाशय में जो जल काफ़ी सड़ी हुई और गली हुई चीज़ों के साथ युक्त होती है, परंतु वह गांव के बच्चे उस पानी में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में स्नान करते हैं और बहुत ही आनंदित होते हैं। उन्हें उस समय उस पानी की दुर्गंध का स्मरण नहीं होता, उन्हें केवल उस सुख का अनुभव होता है जो उस जलाशय में तैरते और उछलते वक्त उन्हें प्राप्त होती है। जी हाँ, फिर कहा गया है कि जब ये गांव गए एक बार, तो ये अंदर से बहुत ही डर रहे थे। हुरकना मतलब डर रहे थे। मैं हुरक लिखा हुआ है, मैं भीतर हुरक रहा था। 2-3 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि जो जितना जिस चीज़ से बचने का प्रयास करता है, मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा किसी चीज़ से बचिए मत, परंतु अगर हम अत्यधिक अपने शरीर को सुकोमल बना देते हैं तो बीमारी हमें अपने आगोश में लेने से वंचित नहीं रह पाती। और कहा गया है कि जब लेखक बीमार पड़ गए, हल्की बीमारी ना जाने मुझे अच्छी लगती थी, थोड़ा थोड़ा ज्वार, सर में दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना। इस बार ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ज्वार तो चढ़ा और चढ़ता गया। रजाई रात 12 बजे के बाद, जब रात 12 बजा तो
इनके शरीर से बुखार खुद ब खुद गायब हो गया। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में, दुबले पतले सने सने शरीर में किनारीदार धोती। मतलब दादी बहुत ही दुबली पतली थी और वह चूँकि वह विधवा थी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में विडो कहते हैं, वो थी। और सबों के प्रति एक मन में काफ़ी प्रेम सहानुभूति उनके मन में भरी हुई थी। तो दादी के विषय में कहा गया है कि वह जब आई तो उसी झाग वाले जल में नहाकर आई थी, और नहाकर आते ही उनके अंदर आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्ति के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। 3 दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झेलती, कभी जले हुए हाथ पैर से सहलाती और सरपल दालचीनी का लेप करती। मतलब कि गांव के जो नुस्खे होते, नुस्खे समझते हैं ना, नुस्खे का मतलब होता है जो ग्रामीण इलाज, जिसे हम लोग, जैसे कि हम लोग आज जब किसी को बुखार आता है तो हम लोग आज सर पर गीली पट्टी देते हैं पानी का लगा हुआ, उसके चेहरे को बार बार पोंछते रहते हैं। ये सभी एक घरेलू इलाज है, जिसे डॉक्टर्स भी परमिट करते हैं, अलाउड करते हैं। और गांव में कई प्रकार के लोग इलाज करते हैं और बार बार छू छू कर देखते हैं कि बुखार जा रहा है या नहीं जा रहा है। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आखिर लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती थी। इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति घर में आया और उस बीमार व्यक्ति के पास आया, मिला, और अगर डायरेक्ट सीधे वह घर से चला गया तो आखिर दादी को इसमें भी एक चिंता होती थी कि वो कैसे चला गया। दादी माँ को गवई गांव की, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न आ सकता है, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद थे। यह प्रश्न इस पाठ का, इसलिए ध्यान रखेंगे इसका। गांव में यदि कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचते और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के साथ लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, लौंग और गुड़ का मिला हुआ जल की जो शरबत होती है वो पिलाया जाता था, ताकि इंसान के शरीर में इम्यूनल सिस्टम बरकरार रहे। आज जो देखिए अभी जो भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में जो कोरोना ने अपना एक क्षेत्र फैला रखा है, उसका सबसे बड़ा अगर इलाज है तो वी विल मेक आवर इम्यूनो सिस्टम टू स्ट्रॉन्ग थ्रू द डाइजेस्टिव फूड, फ्रूट्स एंड सेफ्टी। कहते हैं कि रोज सवेरे वह उठकर उनका सेवन करवाती थी। मेष में महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते, कुनैन मिक्सचर की शीशी, तिताई के डर से बुखार भी भाग जाती थी। तुम जानते हो कि आज के समय में जहाँ डॉक्टर्स कैप्सूल लिखा करते थे, पौराणिक कालों में लोग कुनैन, चिरौता, सोहराय, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया करते थे, ताकि कहा जाता था कि ये इतने तीते होते हैं, इतने कड़वे होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन में मिठाईपन का अंश नहीं होता, जिससे घाव और किसी प्रकार की जो आंतरिक विषाद होती है उसके होने का कोई चांस नहीं होता था। प्लस ये स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। कहते हैं कि पर ना जाने ऐसा बुखार को बुलाने का जी होता है, परंतु जिस बुखार में मुझे दिन रात घर में बैठकर आराम करने का मौका मिले, यह बुखार मुझे चाहिए। लेखक कहते हैं किशन भैया की शादी है, दादी के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने उठा लिया हो। पड़ोसिनों परिचना आती, बहुत पुराने दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने घर हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जब इनके घर में शादी थी तो दादी माँ बहुत ही व्यस्त थे, और होता भी है क्योंकि अनुभवशील व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं, और बहाने तो होते ही हैं लोगों के पास कि भाई बहुत सारा काम था तो हम आ नहीं पाए। तो दादी माँ ने भी वैसे ही लोगों के सामने एक बहाना बनाया कि भाई घर में अगर मैं कोई काम ना करूं तो मेरे घर में कोई काम हो नहीं पाएगा। एक दिन दोपहर के समय लेखक लेटे हुए थे, बाहरी दरवाजे पर दादी किसी के ऊपर चिल्ला रही थी, बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। मतलब गांव में होता है ना कि पैसे दे रहे हैं, पैसे के सूद और मूल जो होते हैं वो सभी देखे जाते, मतलब मूल पैसा और सूद पैसा। वे पैसे को सूद पे लगाती थी लोगों को, और लोगों से वसूल किया करती थी। ये काम भी दादी का था। कहते हैं
तेरी आंखों में शर्म तो है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरती। फिर से एक पाई ना दूंगी, अब लगी है आजकल करने। अर्थात अब जो है, मैं जब तुम हमसे मांगने आई थी उसमें कैसे हमसे बहुत इतना मन्नत कर रही थी, दादी दे दो दादी दे दो। और जब मैं आज तुमसे कह रही हूँ कि मेरा मूलधन और सूद दे दो मुझे, तो आज तुम कैसे नाकर नुकर कर रही हो। आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब तेरी खातिर क्या दूसरी फसल कटेगी? अब तो फसल कट चुकी है। क्या अब तुम अगले साल की फसल जब कटेगी तब तुम मुझे दोगे? ऐसा जब उन्होंने कहा तो रामी की चाची बिल्कुल ही उदास हो गई और वह इसके बाद कुछ भी नहीं कह पाई। बच्चों, कहने का तात्पर्य हमारा है कि रामी की चाची जो कि उनसे दादी माँ से पैसे लिए थे, और दादी माँ से पैसे लेने के साथ, दादी माँ से जो उसने पैसे लिए थे उस पैसे के साथ साथ उसने काफ़ी हद तक दादी माँ से पैसे लिए, और पैसे लेने के पश्चात जब वह उनके पास गई तो उन्हें एक आश्वासन दे रही थी कि दादी माँ, इस बार पैसे मैं नहीं दे पाऊँगी, मैं अगली बार जब मेरी फसल की कटाई होगी तब मैं आपको ये पैसे दे पाऊँगी। तो दादी माँ ने कहा कि क्या अब कौन से फसल कटेंगे तुम्हारी? अब किस फसल के कटने का तुम इंतज़ार करो? क्या अगले साल की जो फसल होगी क्या तुम उसका इंतज़ार कर रही हो? अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं चलेगा। ये दादी माँ का एक अपना अलग सा स्टेटमेंट था, जिसे दादी माँ ने स्वयं रामी की चाची को कहा था। धन्यवाद। फिर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ कल इस पाठ के दूसरे वीडियो के साथ। तब तक आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और घर पर इस कोरोना के महामारी में बिल्कुल खुद को सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।